हेलो प्यारे बच्चों। सो फाइनली हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कंप्लीट किया। हमने उसके अंदर कोई भी अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी बॉडी में प्रेजेंट है तो उस बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को किस तरीके से आसानी से हम लोग स्टडी कर सके, उसके लिए हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। अब हम लोग बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, यस। तो बेसिकली रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है ना, उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। लेट से एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजिड बॉडी होती क्या है ना। लेट सपोज कि कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी हम लोग ले रहे हैं और उसके अंदर क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सिस्टम में प्रेजेंट है। जैसे मान लो m1, m2, m3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यस बेटा, इस तरीके से प्रेजेंट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है, अगर इनका सेपरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, इफ द सेपरेशन बिटवीन द ईच पेयर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, इन दैट केस दैट बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि अगर इनके बीच का जो सेपरेशन है, जैसे कि मान लो कि किसी भी दो पेयर ऑफ पार्टिकल्स के बीच का अगर सेपरेशन कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो हम लोग बोल देंगे कि वो बॉडी कैसी है, वो बॉडी रिजिड बॉडी है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी कि अगर सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, अगर इनके बीच का कोई भी दो पार्टिकल्स हो, अगर उनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो, तो दैट बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी। ठीक है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कि मान लो बेटा, ये हमारे पास m मास की बॉडी है। ठीक है, स्प्रिंग है m1 मास, स्प्रिंग से m1 मास कनेक्टेड है और एक दूसरी बॉडी है m2। ठीक है, यस, दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है और एक की स्पीड है v1 और दूसरे की स्पीड है v2। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, v1 है, और इसकी स्पीड कितनी है, v2 है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर v1 बराबर v2 हो जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर v1 और v2 दोनों बराबर हो जाए, उस केस में इन दोनों बॉडीज के बीच का जो सेपरेशन होगा, क्या वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा? यस बेटा, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर सेपरेशन बिटवीन द ईच पार्टिकल अगर कांस्टेंट है, जैसे कि इस पार्टिकल के, इस बॉडी के और इस बॉडी के पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों, इस बॉडी के खुद के पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर सिस्टम में, ये पूरा मेरा सिस्टम है, इसमें m1 के पार्टिकल और m2 के पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन भी कांस्टेंट है। खुद m1 जिससे बना हुआ है, m1 सिस्टम में जो पार्टिकल्स है, जैसे कि इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में भी आपस में जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा है, सिस्टम में हर एक पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन अगर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो डेफिनेटली दो पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन रहने वाला है किसी भी टाइम पर, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बैलून हो गया, बैलून क्या हमारा एक रिजिड बॉडी हो सकती है? बैलून को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो दो उनके बीच का, जैसे मान लो ये मेरा बैलून हो गया। ठीक है, बैलून के अंदर क्या हो रहा है, लेट्स से कि दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ए और बी पार्टिकल है। अब तुमने इसको पकड़कर कंप्रेस कर दिया, इलास्टिक बॉडी थी इसलिए तुमने इसको क्या कर दिया, बीच में से पिचका दिया ऐसे। ठीक है, पकड़कर ऐसे दबाया तो ये ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच का सेपरेशन क्या हो गया बेटा, कम हो गया। अगर कम हो गया तो क्या ये रिजिड बॉडी होगी? नो बेटा, ये रिजिड बॉडी नहीं होगी, ये रिजिड बॉडी का एक नहीं है। ये इलास्टिक बॉडीज क्या नहीं होती हैं, यूजुअली रिजिड बॉडीज नहीं होती है। आई होप बात समझ में आई होगी। अच्छा, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। क्या ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी हो सकती है? सोच के देखें एक बार। देखें, अगर मैं बात करूं, देखो
कोई भी मेरी बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच का अगर सेपरेशन सेम है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली रिजिड बॉडी होगी। लेकिन देख सकते हो कि अगर मैं अपने हाथ के, मान लो ये इस पार्टिकल के और इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ ना, मेरे फिंगर टिप्स पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनकी बात कर रहा हूँ, देखो अभी सेपरेशन ज़्यादा था पार्टिकल्स के बीच का, अब सेपरेशन क्या आ गया, कम हो गया। सेपरेशन कम हो गया इसका मतलब मेरी बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी नहीं है, नॉन रिजिड बॉडी है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बेटा एक और एग्जाम्पल लें तो देखें, एक रिंग का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फिर हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे। देखो एक सर्कुलर पाथ हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये रिंग ले लो और इस रिंग के ऊपर दो पार्टिकल्स हैं, दो मोती हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ये मैंने मोती ले लिए, इसके अंदर छोटे छोटे दो मोती ले लिए, ठीक है। यस यस बेटा, ये मेरे दो मोती हो गए, ठीक है, और दूसरा एक और बीड वहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 है, ठीक है। यस, घूमने की जो रफ्तार है, यस, रिंग के अलोंग वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। अच्छा, अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर हो जाते हैं, उस केस में क्या ये सिस्टम, पूरा सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्या ये एक रिजिड बॉडी होगी या नहीं होगी, सोच के देखें एक बार। यस बेटा, जब मैं कुछ टाइम बाद देखूंगा इनके बीच का जो सेपरेशन है, सिस्टम के कोई भी दो पार्टिकल पकड़ लो, अगर उनके बीच की डिस्टेंस अगर टाइम के साथ कांस्टेंट दिख रही है तो वो डेफिनेटली एक रिजिड बॉडी होगी। जैसे कि रिंग के, इन दोनों रिंग के बीच में अभी डिस्टेंस कितनी है, 2r दिख रही है। कुछ टाइम बाद जब ये रिंग यहाँ पहुँचेगी तो ये वाली रिंग कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, तो अभी भी सेपरेशन कितना है, 2r है। जब ये रिंग यहाँ होगी तो दूसरी वाली रिंग यहाँ होगी, तब भी सेपरेशन कितना होगा, 2r होगा। इसका मतलब इस तरह के सिस्टम्स भी रिजिड बॉडी हम लोग बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिस्टम्स को भी हम लोग रिजिड बॉडी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी फील आई होगी रिजिड बॉडी की, है ना। इसकी बेसिक डेफिनेशन बेटा अब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यस यस बेटा, अब रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, लिखें। यस, रिजिड बॉडी लिखें, रिजिड बॉडी it is a system in which distance between each pair of particles remains constant, यस बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। इसके बाद लिखें, यस, इट मीन्स शेप एंड साइज of the rigid body shape and size of the rigid body remains same। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि बैलून रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन बेटा बैलून भी रिजिड बॉडी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर इसकी शेप कांस्टेंट है, मान लो कि ऐसे ही शेप है बैलून की, और मैंने इसको क्या नहीं किया, कंप्रेस नहीं किया, तो उसके बीच की जो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो भी हमेशा, अगर हमने उसकी शेप को चेंज नहीं किया तो डेफिनेटली ए और बी पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही रहेगी। कोई भी पेयर ऑफ पार्टिकल्स तुम ले सकते हो बैलून के अंदर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो एक नॉन रिजिड बॉडी के जैसे बिहेव करेगा बैलून, नहीं। जब हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर रहे, उसकी शेप को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे, तब तक वो बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी कहलाएगी।
ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल देना कि इलास्टिक बॉडीज है ना, जिनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग हो गई, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हो, दोनों एंड्स फिक्स स्पीड से चल रहे हैं, उस केस में ना कंप्रेशन हो रहा है ना एक्सपेंशन हो रहा है, उस केस में ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग जो है एक रिजिड बॉडी की जैसे बिहेव करे। ठीक है, तो मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इलास्टिक बॉडीज कैन ऑल्सो बिहेव एज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, यस। अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं इसके अंदर। यस बेटा, ये नोट करें। यस बेटा, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वेलोसिटीज है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। मान लो कि कोई रिजिड बॉडी है ना, और वो रिजिड बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो पार्टिकल्स के बीच की अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उनके बीच का जो सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वो हमेशा जीरो रहने वाली है। कहने का मतलब समझे, लेट सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बॉडी ले लेता हूँ है ना, एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉडी मूव कर रही है ना। इस तरीके से दो पार्टिकल्स हैं, ए पार्टिकल है और बी पार्टिकल है। ठीक है, यस। अगर ऐसा फील नहीं आए तो फिर हम एक और एग्जांपल ले लेंगे है ना। और इसको क्या कर रहे हैं, इसको v स्पीड से मूव करवा रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि अगर a और b पार्टिकल के बीच की, अगर ये रिजिड बॉडी है तो डेफिनेटली a और b पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। तो b पार्टिकल जितना चलेगा, v स्पीड से चल रहा है b पार्टिकल, और a पार्टिकल भी उतनी ही स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे दोनों पार्टिकल्स, क्योंकि पूरी बॉडी अगर v से चल रही है तो a पार्टिकल भी v से चलेगा, b पार्टिकल भी v से चलने वाला है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब मैं a पार्टिकल और b पार्टिकल की बात करूंगा ग्राउंड फ्रेम से, तो दोनों के पास ही कितनी स्पीड होगी, v स्पीड होगी। ठीक है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो अब मैं अगर इनके बीच के सेपरेशन की बात करूं, क्योंकि बॉडी रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी, तो सेपरेशन तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए इनके बीच का। और अगर सेपरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इनकी बीच की क्या होनी चाहिए, इनके बीच की जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जब मैं ए के ऊपर बैठकर बी को देखूंगा या बी के ऊपर बैठकर ए को देखूंगा तो इनके बीच की डिस्टेंस ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। इसका मतलब इन दोनों की जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फॉर अ रिजिड बॉडी, फॉर अ रिजिड बॉडी velocity of separation और approach is always zero, ठीक है, यस। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जब मैं इनके बीच की वेलोसिटीज, रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा तो देखो ए पार्टिकल भी क्या कर रहा है, ए पार्टिकल भी v से जा रहा है और b पार्टिकल भी कितने से जा रहा है, v से जा रहा है। ये बात तो समझ में आ रही होगी है ना, क्योंकि अगर पूरी बॉडी v से जा रही है तो रिजिड बॉडी है, तो b पार्टिकल ने t टाइम में अगर जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उतना ही डिस्टेंस a पार्टिकल ने कवर किया होगा। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहने वाला है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। किसके लिए, रिजिड बॉडीज की बात चल रही है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो इसके रेस्पेक्ट में वो बी बॉडी ना तो दूर जा रही होगी ना पास आ रही होगी। इसी तरीके से बी के ऊपर बैठकर जब मैं ए को देखूंगा तो ए बॉडी ना तो दूर जाती हुई नजर आएगी ना पास आती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुझे इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ये किसके पार्टिकल्स हैं, ये है रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स। समझ में आई होगी बात। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा,
ये तो बात समझ में आ गई होगी। ये बात हमने करी है स्ट्रेट लाइन मोशन की, जब रिजिड बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, उसकी बात करी। लेकिन रिजिड बॉडी सर्कुलर ऐसे इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे भी तो मूव कर सकती है ना। दो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जैसे रॉड है, रॉड क्या कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, लेट्स सपोज। तो रॉड क्या हुई, रिजिड बॉडी हुई, इसके हर एक पार्टिकल्स, पेयर ऑफ पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। तो जैसे मान लो कि ये रॉड है और रॉड को मैं रोटेट भी तो करा सकता हूँ, क्या उस केस में भी सेपरेशन सेम रहेगा? यस बेटा, रिजिड बॉडी है तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन वो उनका क्या होगा, वो भी बेटा, क्योंकि उनके बीच के डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि अप्रोच और सेपरेशन कांस्टेंट जीरो रहने वाला है। लेकिन क्या होगी, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो समझने की कोशिश करें। स्ट्रेट लाइन में तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच जीरो आ रही थी, लेकिन कोई बॉडी अगर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उस केस के अंदर जब तुम ए पार्टिकल के ऊपर बैठकर बी को देखोगे तो बी पार्टिकल रोटेट करता हुआ नजर जरूर आ सकता है। ठीक है, समझते हैं इस बात को, समझो। इधर लिख लो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच इज ऑलवेज जीरो वेदर इट इज whether body is performing straight line motion or rotational motion or rotational motion। यस बेटा, अब हम लोग रोटेशनल मोशन का एग्जांपल देखते हैं। देखो आराम से, धीरे धीरे। यस, ये हमारी रॉड हो गई, है ना, ये हमारी क्या हो गई, रॉड हो गई। और रॉड को मैंने क्या कर रखा है, एक पॉइंट से हिंच कर रखा है और इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ओमेगा स्पीड से क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। इस तरीके से बेटा ये रॉड क्या कर रही है, घूम रही है। क्या रॉड रिजिड बॉडी है? डेफिनेटली। कोई भी दो पार्टिकल्स ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाली है, इसलिए ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है ना। अब क्या कर रहे हैं, देखो इसमें पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। यस, डेफिनेटली बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। रॉड क्या कर रही है, घूम रही है, तो इसका हर एक पार्टिकल्स अलग अलग सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। देखो ये वाला पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, ये वाला पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, और ये वाला पार्टिकल बड़े सर्कल पे घूम रहा होगा। ठीक है, ये वाला और भी बड़े सर्कल पे घूम रहा होगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही होगी। क्या इसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटीज अलग अलग होगी, ये बात समझ में आती है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी की वेलोसिटीज अलग अलग होने वाली। क्यों होने वाली है? क्योंकि ये पूरी बॉडी क्या कर रही है, वापस से टी टाइम बाद वापस से घूमकर ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करते हुए रॉड वापस से इधर आ जाएगी। मान लो कि पूरी ऐसे घूमी एक, और घूमकर वापस से ये अपने ओरिजिनल उस पे आ गई पोजीशन पे। ठीक है, तो इस पार्टिकल ने कितना चला, तुम बोलोगे ये छोटा सर्कल कंप्लीट किया, बाहर वाले पार्टिकल ने बड़ा सर्कल कंप्लीट किया टी टाइम में। सेम टाइम में ये जो अंदर वाले पार्टिकल है उन्होंने छोटे सर्कल कवर किए और बाहर वाले पार्टिकल ने बड़ा सर्कल कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि बाहर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है। डेफिनेटली बेटा ज़्यादा है। तो ये बात तो मुझे समझ में आती है कि जो ए पार्टिकल है और जो बी पार्टिकल है, इसकी मान लो कि वेलोसिटी va है और इसकी जो वेलोसिटी है वो vb है। ठीक है, और क्या बात समझ में आ रही है कि इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। और ये बात तो मैं वैसे भी बोल सकता था, ओमेगा है तो ये ओमेगा ये r1 डिस्टेंस पर है और ये जो है ये पार्टिकल मान लो r2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी ए पार्टिकल की निकाली तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा मैं जानता हूं, तो डिस्टेंस कितनी है r1 ओमेगा, ये हो गया। तो यहां से भी मैं निकाल सकता था कि va इक्वल्स टू r1 ओमेगा और vb इक्वल्स टू कितना आएगा, r2 ओमेगा। क्योंकि r2 बड़ा है तो vb वेलोसिटी vb भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। बस मैंने तुम्हें थोड़ा सा फील करवा दिया। ये बात तो समझ में आ गई? यस। देखो पिछले वाले केस में तो क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में तो बॉडी जो है वो क्या कर रही थी, स्ट्रेट लाइन मोशन में थी। इस बार क्या कर रही है, इस बार रॉड जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, यस, सर्कुलर मोशन कर रही है।
अब हम लोग ए के ऊपर बैठकर बी को एनालाइज करने वाले हैं। ए के ऊपर बैठकर बी को एनालाइज करेंगे। मैं ए के ऊपर बैठूंगा और बी को एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो ए की जो भी वेलोसिटी वो पलटकर किसको दी, बी को दी। बी के पास कितनी वेलोसिटी आएगी, देखो इसकी वेलोसिटी मैंने पलटकर इसको दे दी है। पलट कर दूंगा तो ऑलरेडी इसके पास तो वी बी थी और इसको एक अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी और कितनी आ जाएगी, वी बी माइनस वी ए। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यस, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मैंने लिख दी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं आर है, और आर क्या होगा, R2 माइनस R1 होने वाला है, ठीक है। यस, देखो इस बार पार्टिकल के पास देखो ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहने वाली है, इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं आई है। क्या दिख रही है क्या कोई वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जीरो है इस केस में भी, ठीक है। चाहे से बॉडी रोटेशनल मोशन करे या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन करे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स जो है वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जीरो होने वाली है, मैं पक्का कह सकता हूं, ठीक है। चाहे से सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही हो, रिजिड बॉडी, या फिर कैसे घूम रही हो, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन यहां पर एक वेलोसिटी आई है हमारे पास, किस डायरेक्शन में आई है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है। यस, बात को समझने की कोशिश करना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर आ जाती तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती, बढ़ती या घटती, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो है, इसलिए इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है। तो इनके पास केवल और केवल कौन सी वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है। और इसी वजह से ए बॉडी के ऊपर बैठकर जब मैं बी बॉडी को देखूंगा तो ये बॉडी जो है वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूमती हुई नजर आने वाली है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, बॉडी के पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच तो नहीं होगी रिजिड बॉडी के पास, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स उस डायरेक्शन में जरूर वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। तो लिख लें इस बात को, इन रिजिड बॉडी particles can have relative velocity perpendicular to the line joining the particles, perpendicular to the line joining the particles, ठीक है। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, अब मैं क्या इसकी एंगुलर स्पीड भी निकाल सकता हूँ, कितने स्पीड से मुझे जब मैं ए पे बैठूंगा तो बी पार्टिकल कितनी एंगुलर स्पीड से घूमता हुआ नजर आएगा, वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर हमने पढ़ा था अपॉन सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये पढ़ा था। यस, कितना आ जाएगा बेटा, ये वी परपेंडिकुलर कितना है, R2 माइनस वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी, देखो ये 90 डिग्री एंगल है, कितनी दिख रही है मुझे, VB माइनस VA दिख रही है, ठीक है। यस, डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R2 माइनस R1, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, एंगुलर स्पीड जो मुझे नजर आएगी जब मैं ए के ऊपर बैठकर बी को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। रॉड के ए और बी क्या थे, रॉड के पार्टिकल्स थे, कौन सी रॉड के, रिजिड रॉड के, ठीक है। और रिजिड रॉड में यानी मैंने देखा कि पार्टिकल्स या तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच तो डेफिनेटली जीरो होने वाली है, लेकिन अगर बॉडी के पास क्या है, बॉडी के पास रोटेशनल मोशन है, तो उस केस के अंदर बॉडी के पास परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। यस बेटा, नोट करें इसको, अभी बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मेजर कॉन्सेप्ट पे अभी हम लोग नहीं आए, नोट। यस बेटा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक जनरल केस लेने वाले हैं। देखो एक जनरल केस हम लोग ले लेते हैं। लेट सपोज कि एक रिजिड बॉडी मेरे पास है, कोई भी आर्बिट्री शेप की एक रिजिड बॉडी मान लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसमें कोई दो पार्टिकल्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर रिजिड बॉडी है तो इन दो पार्टिकल्स के बीच की जो सेपरेशन होने वाली है
वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। देखो हम लोग ये ले लेते हैं कि ये इनके बीच की सेपरेशन है, ठीक है बेटा। यस, अब ये जो पार्टिकल 1 है ये पार्टिकल 1 ले लेते हैं और ये वाला पार्टिकल 2 ले लेते हैं। यस, ये पार्टिकल 1 ले लेते हैं और ये जो पार्टिकल है ये 2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है ये v1 वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है और ये जो पार्टिकल है किसी इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो v2 है, ठीक है। यस, लेट्स से कि लाइन जॉइनिंग दीज पार्टिकल्स जो है उससे वेलोसिटीज जो है वो एंगल बना रही है θ1 और ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो बना रही है लाइन के साथ, इस लाइन के साथ θ2, ठीक है। यस, अगर ये दोनों पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के पार्ट हैं तो डेफिनेटली वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें v1 और v2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है और साथ के साथ कितनी एंगुलर स्पीड से ये, जब मैं एक पार्टिकल के ऊपर बैठकर दूसरे को देखूंगा तो कितनी स्पीड से पार्टिकल घूमता हुआ नजर आएगा वो मुझे देखना है, ठीक है। आई होगी बात समझ में। तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे उसी को यूटिलाइज करना है। देखिए हम लोग किस तरीके से v1 और v2 को रिलेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों क्या है, रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे कि रस्सी में याद आ रहा है, रस्सी में कंस्टेंट लगाया था, अलोंग द रस्सी दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या थी, रस्सी के जितने भी पार्टिकल थे उन सभी की स्पीड क्या थी, सेम थी। कंस्टेंट मोशन याद आ रहा है, ठीक है। वही तो कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे भी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस सेम है तो डेफिनेटली इस लाइन के अलोंग दोनों पार्टिकल्स की स्पीड क्या होनी चाहिए, अलोंग दिस लाइन दोनों पार्टिकल्स की स्पीड सेम होनी चाहिए। कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो डेफिनेट सेपरेशन सेम है, कांस्टेंट रहने वाला है तो वेलोसिटी सेम रहेगी। तो देखो इसका कंपोनेंट किया इसके अलोंग, क्या बोला मैंने, v1 cos θ1, क्या बोला मैंने इसका कंपोनेंट किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, v1 cos θ1, कितना आया, v1 cos θ1 आ गया। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, v1 sin θ1 आ गया। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, v2 cos θ2 हो गया और ये कितना हो जाएगा, यस बेटा ये हो जाएगा v2 sin θ2। समझ में आ रही होगी बात, यस बच्चे। अब मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ, जब मैं ए के ऊपर बैठ के बी को देखूंगा तो इनके बीच की सेपरेशन कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 होने के लिए इन दोनों की अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। ऐसे समझ लो कि ये दोनों पार्टिकल रस्सी से कनेक्टेड है तो अलोंग द रोप दोनों की वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम दो क्या कर सकते हैं, यस, सिंस पार्टिकल्स 1 and 2 are the part of rigid body, therefore v1 cos θ1 must be equals to v2 cos θ2, ठीक है। यस, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब क्या करना है, हमें साथ के साथ एंगुलर स्पीड भी फाइंड आउट करनी है, कितनी स्पीड से, जब हम लोग ए के ऊपर बैठकर बी को देखेंगे तो बी कितनी स्पीड से घूमता हुआ नजर आएगा, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें जब मैं इसके ऊपर बैठकर देखूं, ये एरा 1 पार्टिकल इसके ऊपर खड़ा हो गया मैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी पलट कर कहाँ दूंगा, यस, इसकी बात तो हो गई है। अब तो ये वाली वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या है, यस, पलट कर मैं इसको दूंगा तो कितनी हो जाएगी, v2 sin θ2। देखो v2 sin θ2 ऑलरेडी थी और ये वाली वेलोसिटी भी इस लाइन के परपेंडिकुलर दिख रही है तो जब मैं पलट कर दूंगा तो डेफिनेटली ये इसमें आके ऐड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये भी ऐसे थी तो पलट कर दूंगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में आ रही है है ना, पलट कर दूंगा तो सेम डायरेक्शन में आएगी, इसके साथ आकर ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, v1 sin θ1 हो जाएगी। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, इनके बीच का सेपरेशन लेट से r है,
क्या मैं ये निकाल सकता हूँ एंगुलर स्पीड? यस बेटा निकाल सकते हो। ये हो गई इनके बीच की रिलेटिव स्पीड, वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन आ गई। यस, इतनी स्पीड इनकी क्या हो गई, ये रिलेटिव स्पीड हो गई बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन हो गई। ठीक है, यही स्पीड होगी क्योंकि ये वाली स्पीड तो क्या है, सेम है, तो ये तो रिलेटिव स्पीड इनके बीच की अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली, क्योंकि इस लाइन के अलोंग तो दोनों पार्टिकल सेम स्पीड से मूव कर रहे थे, तो पार्टिकल्स के पास केवल और केवल ये वेलोसिटी है। अब हम लोग एंगुलर स्पीड ओमेगा की बात करते हैं, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन। सेपरेशन कितना है, r है। ठीक है, कौन सी वेलोसिटी लेते हैं हम लोग बेटा, ये लेते हैं परपेंडिकुलर। प्रॉपर फॉर्मूला देखो, v परपेंडिकुलर अपॉन r यूज करते हैं। ठीक है, यस, v परपेंडिकुलर कितना है, ये है, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी दिख रही है r की। यस, तो v2 sin थीटा टू प्लस v1 sin थीटा वन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय r कर देंगे। ये क्या आ गई, एंगुलर स्पीड आ गई, जिससे ये पार्टिकल जो है सेकंड वाला पार्टिकल ए को ऑब्जर्व होगा, ए को सेकंड वाला पार्टिकल इसके अबाउट ऐसे घूमता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, यस बेटा, समझ में आ गई बात? यस बेटा, नोट करें। यस बेटा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिजिड बॉडी के मोशन को स्टडी करने वाले हैं। तो रिजिड बॉडी के जो मोशन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखें, लिख लेते हैं, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी can be classified as फर्स्ट लिखें प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, सेकंड लिखें प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। और थर्ड लिखें कंबाइन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, कंबाइन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, यस बेटा, ये हो गए हमारे 3 टाइप्स हो गए मोशन के। एक एक कर तीनों को स्टडी करेंगे हम लोग। पहले बात करेंगे प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल। तो हेडिंग डालें, फर्स्ट हेडिंग डालें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। यस बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन। यस, इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, यस, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है वो लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ एक एक करके। तो लिखें, इन अ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, every particle of a rigid body, ठीक है, of a rigid body have equal displacement in any interval of time, ठीक है, यस, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। कहने का मतलब क्या है
कि जो भी रिजिड बॉडी है ना, अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो उसका हर एक पार्टिकल क्या करने वाला है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। किसी भी इंटरवल की तुम बात कर लो, ठीक है, कोई भी इंटरवल का टाइम का जो साइज है, टाइम इंटरवल का जो साइज है, वो कुछ भी ले लो, हमेशा तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा हर एक पार्टिकल का वो सेम निकल कर आने वाला है। अगर ऐसा होता है तो उस मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। जैसा कि स्ट्रेट लाइन मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। उसके अंदर क्या होगा, हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, यस। जैसे समझा देता हूं मैं, समझने की कोशिश करें। जैसे मैं बॉडी ले लेता हूँ, एक मैं बॉडी ले रहा हूँ, ठीक है, और इस बॉडी रिजिड बॉडी है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, रिजिड बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, रिजिड बॉडी की स्टडी कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ऐसे M1, M2, M3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स बेटा प्रेजेंट है, ठीक है। टी टाइम बाद ये बॉडी जो है, मान लो कि ये टी टाइम बाद ये बॉडी यहाँ पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच रही है, टी टाइम बाद ये बॉडी जो है वो यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है, यस बेटा, यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है, यस। कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो इसका हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अगर सेम है तो उस मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसलेटरी मोशन बोल देंगे। जैसे कि इधर देखो, यहाँ अगर M1 की बात करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा, अगर ये x1 डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना किया, लेट्स से कि इसने डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका S1, ठीक है, तो जो M2 बॉडी है उसका भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। इस बॉडी का भी क्या होने वाला है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट S2 होने वाला है। और ठीक है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट मान लो कि अभी S2 हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका S3 हुआ, ठीक है, यस। इसका कितना हुआ, S4 हुआ, ठीक है, यस। इस तरीके से हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, S1, S2, S1, S2, S3, S4, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि वो बॉडी जो है वो कैसे मोशन कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे इफ S1 is equals to S2 is equals to S3 equals to S4, then particle is under translatory, then body is under translatory motion, under translatory motion, ठीक है बेटा, यस। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स है हर पार्टिकल का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या उनकी वेलोसिटीज़ भी सेम होगी? डेफिनेटली बेटा, अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सारे पार्टिकल सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उनका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। हम इक्वेशन ऑफ मोशन तो जानते ही हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, सेम टाइम इंटरवल में अगर डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है तो उनकी वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन भी सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन से तुम इस बात को प्रूव भी कर सकते हो, यस। तो लिख लें इस बात को लिख लें कि इफ बॉडी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, ऐसा लिखें, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन every particle will have equal, क्या क्या इक्वल होंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सेम लिखो इक्वल की जगह, will have same displacement, same velocity
ठीक है, एंड व्हाट सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, तभी ऐसा होने वाला है। ठीक है, चाहो तो मार्क भी कर सकते हो। अगर मान लो कि इस पार्टिकल के पास v1 वेलोसिटी थी, इसके पास v2 थी, इसके पास v3 थी और इसके पास v4 थी। ठीक है, t बराबर 0 पे यहाँ पे बॉडी थी और t टाइम में यहाँ पहुँच गई। तो अगर इन्होंने इक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं तो खुद सोचो कि क्या इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो अगर बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी तो इक्वल वेलोसिटीज भी कवर करने वाली है। ठीक है, यस। और एक्सेलरेशन भी क्या होंगे? सेम होंगे, a1 बराबर a2 बराबर a3 होंगे। फील आ गई होगी तुम्हें? यस। तो कंक्लूड कर सकते हो इस तरीके से कि कोई भी एक ऐसी रिजिड बॉडी जिसके पार्टिकल्स अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कर रहे हैं इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट बॉडी इज अंडर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ध्यान रखें इस बात। ठीक है, नोट करें बेटा। यस बेटा, अब हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर कोई रिजिड बॉडी है ना, और वो रिजिड बॉडी के ऊपर हमने कोई मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया। इसके ऊपर मैंने क्या लगाया बेटा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इसके ऊपर, यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब मैं इस रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो डेफिनेटली बॉडी क्या करेगी? ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, लेट्स से, है ना। अगर बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो उस केस के अंदर अगर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? हम लोग जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करूँगा? सोचे ज़रा। मैं कैलकुलेट करूँगा, पहले मास m1 लूँगा, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन याद आ रहा है? ऐसे तो किया था अपन ने, याद नहीं आया? यस, याद करो कि ऐसा कोई एक सिस्टम लिया था मैंने, और मैंने बोला था कि अगर न्यूटन्स लॉ फॉर अ सिस्टम, मैंने बात करी थी न्यूटन्स लॉ फॉर अ सिस्टम एनएलएम में। मान लो कि m1 पार्टिकल है वो a1 से जा रहा है, एक m2 पार्टिकल है वो a2 से जा रहा है, एक m3 पार्टिकल है वो a3 से जा रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते थे, याद आ रहा है? F एक्सटर्नल इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2। उसके हर एक पार्टिकल का, सिस्टम के हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसे लिखते थे, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी रिजिड बॉडी है और फिर वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि a1 बराबर a2 होगा, a3 होगा, डैश 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 बराबर a कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? m1a प्लस m2a। अगर बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी है और ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, उस केस में a1 a2 a3 बराबर हो जाएंगे और मैं ऐसा लिख पाऊंगा, ठीक है। यस, तो a कॉमन निकाल लें। a कॉमन निकालूंगा तो पीछे क्या रह जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 डैश, ठीक है। यस, इज इक्वल्स टू, ये क्या है? टोटल मास ऑफ द बॉडी। ये क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3 इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको चाहो तो लिख लो टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको कैपिटल M लिख सकता हूँ, कैपिटल M इंटू ए। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। यस यस। अब तुम याद करो कि कोई भी बॉडी तुम्हें दे रखी है और तुम क्या करते थे? जैसे मैं ऐसे बॉडी बनाता था, ठीक है, और मैं क्या बोलता था कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन a है। अगर एक्सटर्नल फोर्स मान लो कि Fx बराबर ऐसा कुछ लगाया तुमने, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तुमने F के बराबर, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ। उस टाइम बॉडी क्या कर रही थी? बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही थी, और स्ट्रेट लाइन मोशन इज क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन इज ऑल्सो का ट्रांसलेटरी मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे तो हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम था, इसलिए मैं डायरेक्टली F बराबर क्या लिख पा रहा था? ma लिख पा रहा था। लेकिन अगर ये रिजिड बॉडी नहीं होती तो उस केस के अंदर हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग होता, फिर मैं ये लिख ही नहीं पाता। फिर क्या लिख पाता? फिर मुझे तो ऐसे लिखना पड़ता F बराबर, इसके हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग होता। फिर मैं क्या करता? फिर मैं ऐसे लिखता F1 m1
प्लस m2a2 प्लस m3a3। ये कब की बात है? जब बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती, उस केस में फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ता। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। क्योंकि बॉडी रिजिड बॉडी है और क्या कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, तो F बराबर m में डायरेक्ट कर पा रहे थे, जो कि बात मैंने यहाँ से तुम्हें प्रूफ करी है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से बॉडी का नेट मोमेंटम कैसे लिखेंगे? नेट मोमेंटम भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नेट मोमेंटम के लिए हर पार्टिकल का मास इनटू उसकी वेलोसिटी प्रॉपर्ली ऐड करेंगे। ऐसे करेंगे v2 प्लस m3v3 डैश 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 डैश। ठीक है, यस। क्योंकि बॉडी कैसी है? बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, रिजिड बॉडी है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि v1 v2 v3 क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इन सभी की वेलोसिटी सेम हो गई। सेम हो गई तो नेट मोमेंटम ऐसे आ जाएगा। v1 v2 v3 क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया, सॉरी m1 m2 m3 v कॉमन निकाल लिया। तीनों सबकी वेलोसिटी सेम है तो कॉमन निकाल लिया। लिख लो चाहो तो v1 v2 v3 क्या है? सबकी वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, अगर बॉडी क्या कर रही है? ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है और रिजिड बॉडी है, तो v बराबर ये क्या हो गया? m1 m2 m3 ऐसे बन जाएगा। यस, डैश डैश डैश। फाइनली इसको मैं क्या लिख दूंगा? नेट मोमेंटम इज इक्वल्स टू, यस, ये टोटल मास m हो गया, है ना, तो मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। ये मेरा नेट मोमेंटम हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी तो मैं अब डायरेक्टली लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी अगर रिजिड बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो हमें सेपरेटली हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं होती। हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हम लोग मैकेनिक्स में, पूरी मैकेनिक्स में ही कर रहे थे ऐसा कि टोटल मास इनटू क्या कर रहे थे? v स्क्वायर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी मैं वो बात बोल सकता हूँ। वो एक्चुअली जो बात हम यूज़ कर रहे थे, एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए था? एक्चुअल में तो ये ऐसे होना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ m1 v1 स्क्वायर, इस पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर, सॉरी स्पीड का स्क्वायर, डैश 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 डैश। ठीक है, v1 v2 v3 क्योंकि बॉडी रिजिड है तो डेफिनेटली v1 v2 v3 सेम होंगे। और मैं क्या लिख पाऊंगा? हाफ m, कैपिटल M इज द टोटल मास इनटू v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कैसे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है? जो कि क्या है? जो कि रिजिड बॉडी है और ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, उसके लिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, यस, और ऐसा हमने किया भी है। देखो याद आ रहा हो तो एक ब्लॉक हम लेते थे, यस, एनएलएम के अंदर, और उसका हम फोर्स लगाते थे और फिर हम लोग क्या बोलते थे? F बराबर m बोल देते थे। क्या मैंने हर पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी, हर अलग अलग एक्सप्रेशन लिया था? नहीं। अगर कोई बॉडी रिजिड थी, इसीलिए हम लोग वहाँ पे, क्योंकि बॉडी रिजिड थी इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा था, क्योंकि ब्लॉक्स तो रिजिड ही होंगे, है ना। यस, आई होप बात समझ में आई होगी। नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। हेडिंग डाल लें, सेकंड, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, क्या मतलब है इसका? यस, यस बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब समझे। कोई भी मान लो रिजिड बॉडी ले लेते हैं, है ना, रिजिड बॉडी कोई इस बार कुछ इस शेप की मैं रिजिड बॉडी ले लेता हूँ, ये मेरी रिजिड बॉडी है। ठीक है, यस, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। कितने स्पीड से रोटेट कर रही है? एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, यस। अब मान लो कि कुछ पार्टिकल्स की मैं बात करता हूँ, ये m1 पार्टिकल है, ये यहाँ से r2 डिस्टेंस के ऊपर m2 पार्टिकल है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे एक m3 पार्टिकल है, इधर m3 पार्टिकल ले लेते हैं। जब ये पूरी बॉडी घूम रही होगी तो डेफिनेटली इस पे जो पार्टिकल्स हैं, इस रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, वो भी इसके साथ साथ क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे। ठीक है, यानी सिस्टम का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। अबाउट विच एक्सिस? अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यस, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? देखें, ये m1 मास इस सर्कल में घूम रहा होगा। ठीक है,
ये m2 मास इस सर्कल में घूम रहा होगा और ये m3 मास इस सर्कल में घूम रहा होगा, ठीक है। यस, ऐसे तो घूम रहे होंगे, अलग अलग सर्कल्स में घूम रहे होंगे, लेकिन इन सभी का जो सेंटर होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा मोशन जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या कर रहे हो, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो और उनका जो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है और एंगुलर स्पीड अगर सेम है, तो उस केस में उस मोशन को हम लोग बोलेंगे प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। यस, लिख लें इस बात को, एंगुलर स्पीड ओमेगा से हर पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। लेट्स से कि इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है और इसकी स्पीड v3 है, ठीक है। मैं सारे पार्टिकल्स कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम के कुछ पार्टिकल्स कंसीडर कर रहा हूँ। बॉडी कैसी है, बॉडी तो रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी है, लेकिन इस बार क्या कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है, ठीक है। यस बेटा, तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, इफ द एवरी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम क्या करे, रोटेट करे, ठीक है, एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, और उनका जो सर्कुलर पाथ होगा पार्टिकल का, वो उनका जो सेंटर होगा, उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर हो वो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे, देन दैट मोशन इज प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। डेफिनेशन तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात जो तुम्हें याद रखनी वो ये रखनी है कि अगर हर एक पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है बॉडी का, तो डेफिनेटली वो प्योर रोटेशनल मोशन है। सिंपल सी बात याद रखो कि हर एक पार्टिकल अगर क्या कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है वो बॉडी। सिंपल, यस। चाहे तो लिख ले, इफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, particles of the body moves in a circle, moves in a circular path and its central and their center passes through and their center passes through axis of rotation and every particle of the body, every particle of the body has same angular speed, then motion is pure rotational motion, ठीक है। यस बेटा, अब यहाँ पर क्या स्पीड सेम होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर स्पीड सेम नहीं रहने वाली है, ये ध्यान रखें। स्पीड सेम क्यों नहीं होगी, मैंने अभी समझाया भी था कि ये छोटे सर्कल में घूम रहा है, सेम टाइम में ये छोटा सर्कल कवर कर रहा है, ये बड़ा सर्कल कवर कर रहा है, तो इस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी, इस पार्टिकल की स्पीड कम होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्पीड सेम नहीं है क्योंकि अलग अलग लेंथ की सर्कल कवर कर रहे हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। जो बाहर वाला पार्टिकल है वो बड़ा सर्कल कवर कर रहा होगा सेम टाइम में, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, इसलिए मैंने v1 नॉट इक्वल टू v2 बना। लेकिन उनकी क्या सेम है, एंगुलर स्पीड सबकी सेम है, सब एक साथ चक्कर कंप्लीट करेंगे, सब t टाइम में कंप्लीट सर्कल कवर कर रहे हैं, तो थीटा सेम, टाइम सेम, तो एंगुलर स्पीड भी सेम, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी हमने पढ़ा है। ये बात समझ में आती होगी। सर्कुलर मोशन से मैंने बोला ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम, यानी कि पूरा कवर सर्कल कर रहे हैं सारे एक साथ, सब एक साथ कवर करेंगे तो सब ने एक साथ सेम एंगल सब्सटेंड किया, डेट इज 2 पाई, सेम टाइम में कवर किया, इसलिए सेम एंगुलर स्पीड।
इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ ω1 बराबर ω2 बराबर ω3। इस तरह के सिस्टम्स की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे वो देखें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम वो कैसे लिखेंगे वो देखें। इसकी काइनेटिक एनर्जी एक एक पार्टिकल की लिखते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। ठीक है, यस ऐसा लिखा। यस बेटा, अब क्या करने वाले हैं, v1 की वैल्यू मैं जानता हूँ r1 ओमेगा। ठीक है, छोटा ले लेते हैं r। यस, ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2, ये r3। तो r1 ओमेगा, v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल्स टू r3 ओमेगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें, हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 ओमेगा का होल स्क्वायर डैश। ठीक है, यस, ये क्या आ गया हमारे पास, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 क्या आ जाएगा, ये r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डैश डैश डैश। यस बेटा, यहाँ तक नोट करें। यस बेटा, अब इसके बाद देखें m1 r1 स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह बची नहीं है तो ऐसा करते हैं, इधर लिख लेते हैं। एक लिखें m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी को इस तरीके से ऐड करेंगे तो उसको हम लोग I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस I को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ लिख लें कि I इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिखेंगे, I इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यस, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल दूंगा यहाँ से, देखें। यस बेटा, स्पेस का दिक्कत है तो नेक्स्ट पेज पे देख लें। यस, क्या आया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हमारे पास आई, क्या आई हमारे पास, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, यस, अब मैं हाफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, पीछे क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोला, मैंने इसको बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको बोल रहा हूँ आई को क्या बोला था, आई को बोला था कैपिटल I ओमेगा स्क्वायर। यस, किसी भी रिजिड बॉडी जो कि घूम रही है सर्कुलर पाथ में, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जगह अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, वेयर I स्टैंड्स फॉर, मैंने बताया I स्टैंड्स फॉर, क्या बताया मैंने, I स्टैंड्स फॉर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डैश डैश डैश। दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यस, तो मेरे पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली आ गई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, यस, अगर खुद सोच के देखो कि अगर मैं इंडिविजुअली हर पार्टिकल की वेलोसिटी ऐड करूंगा तो कितना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। उसकी जगह हमारे पास हमने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को, इस पार्ट को हमने बोला आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, बिल्कुल होता है। ये हमें बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने में कितना कष्ट होने वाला है, ज़्यादा आसानी से कब ऑब्जेक्ट घूमेगा, ऐसे घूमेगा
या इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा, बीच में से ज़्यादा आसानी से घूमेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी एक्सिस के अबाउट किसी पार्टिकल को घुमाए ताकि कम कष्ट के अंदर वो आसानी से घूम जाए, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से करेंगे, अभी सिर्फ टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, लिखें दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस बेटा, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और किसी भी बॉडी की जिसकी तुम्हारे पास एंगुलर स्पीड है, रोटेशनल मोशन कर रही है, उसके लिए तुम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम लिखना सीख गए हो। ठीक है बेटा, यस थैंक। आज के लिए काफ़ी है बेटा। हमने क्या सीखा, हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन सीखी। हमने देखा कि अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी है तो जब हम उसके पार्टिकल्स के ऊपर बैठकर देखेंगे दूसरे पार्टिकल को, तो या तो वो रेस्ट में नजर आएगा या फिर वो घूमता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी है तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर दूसरे पार्टिकल को मैं देखता हूं तो वो बॉडी या तो सर्कुलर पाथ में घूमती है या फिर रेस्ट में नजर आती है। बस यही बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास में हमने सीखी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, and have a nice day.